अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। बिजनेस रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग का आज 9 लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। बिजनेस रिसर्च के अंदर हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमने माहिती तवज्जो के साथ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, फिर उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेबल करना है। क्योंकि ये चीज़ें थ्योरी हैं और थ्योरी सम टाइम आपको इंसान बोरिंग फील करने लग जाता है, या उनको थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से, समझ में आने की वजह से चीज़ों को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाती। ये वो चीज़ें हैं जिसको जितनी दफ़ा आप पढ़ेंगे उतनी ही दफ़ा आप इसमें से नई चीज़ सीखेंगे। तो इसलिए हमें कोई भी चीज़ है उसको आराम और तसल्ली के साथ, कंसंट्रेट के साथ हमें उसको समझना चाहिए। समझने के बाद फिर हमें उसको प्रैक्टिकल हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो मेरी तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि इन तमाम बातों को संजीदगी के साथ, तवज्जो के साथ इसके ऊपर मज़ीद वर्क करें, जितना मैक्सिमम हो करें, आर्टिकल पढ़ें, ताकि ये चीज़ें मज़ीद आपको क्लियर हों और आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। रिसर्च में हमने इंट्रोडक्शन भी, लिटरेचर रिव्यू भी देख लिया। लिटरेचर रिव्यू के बाद हमने वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर लिया। वेरिएबल आइडेंटिफाई करने के बाद हमारा अगला स्टेप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। हम ये एग्जाम्पल को देखते हैं। हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होता है। जब हमारे वेरिएबल तमाम चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो हम जो भी थ्योरी को रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि ये बाकी चीज़ें रिस्पेक्टिव है या नहीं है, तो उसका एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अब हमने आराम से तवज्जो के साथ इन चीज़ों को, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को एग्जाम्पल के साथ समझना हो। अगर तो हम इसको कंसंट्रेट के साथ समझेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी, वरना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होंगी। ये एग्जाम्पल है, हैविंग एग्जामिन्ड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएबल दैट could operate in a situation and how the relationship among these can be established. It is now possible to see how we can develop the conceptual model or theoretical framework for our research. The theoretical framework is the foundation on which the entire research project is based. अगर आप theoretical framework की समझ जाएं या आप theoretical फ्रेमवर्क के थ्रू किसी भी रिसर्च को समझना नाहित ही आसान है, क्योंकि हमें इसमें पता चल जाता है कि एक्चुअल हम रिसर्च में कर क्या रहे हैं। इट इज लॉजिकली डेवलप्ड, डिस्क्राइब एंड इलैबोरेटेड नेटवर्क ऑफ एसोसिएशन अमंग द वेरिएबल डीम्ड रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम सिचुएशन। अब कंपोनेंट्स ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है? सबसे पहले वेरिएबल्स। वेरिएबल को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। वेरिएबल क्या होते हैं? द वेरिएबल कंसीडर्ड रेलेवेंट टू द स्टडी दे शुड बी क्लियरली डिफाइंड। हमें वेरिएबल जब तक डिफाइन नहीं होते हमारे कंपोनेंट्स ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर, हमें प्रॉब्लम रही। सो हमारा जो कंसेप्चुअल मॉडल दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इन द मॉडल शुड बी क्लियर। वेरिएबल डिफाइंड होंगे तो हम उसका एक कंसेप्चुअल मॉडल बना सकेंगे। अ क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई वी एक्सपेक्ट दिस रिलेशनशिप टू एग्जिस्ट। अब ये तमाम चीजें फिर कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, वही लिटरेचर सर्वे। The literature survey provide a solid foundation for developing a
अब तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे लिटरेचर पर। लिटरेचर अगर हमें सही तरीके से उसको मैनेज कर पाते हैं तो हमारे वेरिएबल भी आइडेंटिफाई होते हैं, हमारा हाइपोथेसिस भी बन जाता है, हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी बन जाता है। द लिटरेचर सर्वे identify the variable that might be important as determined by previous research finding. The theoretical framework elaborate the relationship among the variable, explain the theory underlying these relationship. अब जो वेरिएबल आपस में रिलेशनशिप है, क्यों कैसे रिलेशनशिप है, तो ये थ्योरी होगी तो हमें बताएगी कि ये इसके दरमियान इसका रिलेशनशिप है। HR फैक्टर का क्या इफेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन और परफॉर्मेंस पर। अब ये थ्योरी है ना, अब थ्योरी के थ्रू हमने वेरिएबल आइडेंटिफाइड की है, वेरिएबल्स को फिर रिलेशनशिप बताया, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। The theoretical framework provides the logical base for developing testable hypothesis. मैंने आपको यही बात बताई कि लिटरेचर से ही हमारे वेरिएबल फाइंड होते हैं, वेरिएबल फाइंड होने से हमारी एक कंसेप्चुअल मॉडल बनता है, कंसेप्चुअल मॉडल से ही हमारे हाइपोथेसिस आते हैं। अब ये एक एग्जांपल है, अब इसको हमने कंसंट्रेट के साथ एग्जांपल को समझना है। इस एग्जांपल को समझ आ गई तो हमें ये चीजें समझ आ गई। According to the report, Delta Airlines faced charges of air safety violation when there were several near collisions in mid-air and one accident that resulted in 137 deaths in 1987. Four important factors that have influenced these are: कौन कौन से फैक्टर है? Clear communication among the crew members, poor coordination between ground staff and cockpit crew, minimal training given to the cockpit crew, management philosophy that encourage a decentralized structure. अब हमें इस चीज को देखना है कि did these factor indeed contribute to safety violation. ये सारी चीजें हमने इन चीजों को आइडेंटिफाई किया और फिर हमने देखना है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इसका सेफ्टी वायलेशन which is variable primary of interest. The variance in the safety violation is attempted to be explained by four independent variables. Number one, communication among crew members, communication between ground control and cockpit crew. Number three, training received by cockpit and crew, and decentralizations. अब इसी का एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। द लेस कम्युनिकेशन among the crew member themselves, the greater is the probability of air safety violation, since very little information shared among them. अब हम से रिलेटेड जितने भी चीजें हो सकती हैं हम सबको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। When ground crew fail to give the right information at the right time, misfortunes are bound to occur with aborted flights and collisions. Coordination between group and cockpit crew is at very high of air safety. Thus, the less coordination between ground control and cockpit crew, the greater the possibility of air safety violation taking place. Both of the above factors are by the management philosophy of Delta Airlines, which emphasizes decentralization. Centralized coordination and control assume great importance when increased flights overall in mid-air and with all airlines operating minimum flights. अब हमने उन तमाम चीज़ों को नोट डाउन करके अब इन तमाम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। Thus, the greater degree of decentralization, the greater is the scope of low level of communication both among in-flight staff and between ground staff and cockpit crew, and the greater the scope of air safety violations when
cockpit crew members are adequately trained, they may not have requisite knowledge of safety standards and may suffer from inability to handle emergency situations and avoid collisions. Thus, poor training also adds to the probability of increased safety violations. अब हमने डिपेंडेंट वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई किया. अब अगर इंटरवीनिंग वेरिएबल हो तो मॉडल में क्या होगा? We may say that lack of adequate training make the pilot nervous and different, and this is then explained why they are not able to confidently handle situation in mid-air when many aircraft share the skies. Nervousness and differences are a function of lack training and help to explain why inadequate training would result in air safety hazard. अब poor training, अब हम इस से रिलेटेड मीडिएटिंग, इंटरवीनिंग, मोडेटिक वेरिएबल सबके बारे में एक चीज देख रहे हैं. We may change the model by using pure training as moderating variable. We are theorizing the pure communication, poor coordination, and decentralization are likely to result in air safety violations only in such case where the pilot in charge has inadequate training. The example illustrates the same variable could be independent, intervening, or moderation. Dependent हो, we conceptualize the theoretical manner. अब ये पिछली एग्जाम्पल थी, अब एक नई एग्जाम्पल है. डिफाइन द प्रॉब्लम एंड डिवेल्प द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन. अब ये द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर विक्टिम सक्सेसफुली रिकवरिंग अंडर ट्रीटमेंट was studied by medical research in a hospital. She found 3 variables being important to recovery. अब 3 variables कौन से हैं? Early and correct diagnosis by the doctor. The nurse's careful follow up of the doctor instruction. Peace and quiet the vicinity. In a quiet atmosphere, the patient rested well and recovered sooner. Patients who were admitted in advanced stage cancer did not respond to treatment even though the doctor diagnosis was performed immediately on arrival. The nurses did their best and there was plenty of peace and quiet in the area. अब ये इसी से रिलेटेड. the stage of cancer is moderating variable. Also we could use the patient rest and intervening are shown in the figure. अब इसी से रिलेटेड हमारी hypothesis क्या आता है? A proposition that is empirically testable. हम hypothesis को टेस्ट करते हैं और उसी से एम्पेरिकली हमें पता चलता है ये चीज वाकई एग्जिस्ट है या नहीं है. थ्योरी बन जाना ठीक है, थ्योरी को प्रैक्टिकल जजमेंट करने के बाद उसको जो वर्थ होती है वो जस्ट एक सिंपल थ्योरी की भी नहीं होती. यानी कि थ्योरी को बाकी प्रैक्टिकली या एम्पेरिकली जब हम इसको चेक करते हैं कि इसकी एग्जिस्टेंस है या नहीं है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है. It is an empirical statement concerned with the relationship among variables. Good hypothesis must be adequate for its purpose, must be testable, must be better than its rivals, can be directional, non-directional. अब ये चीज हमें समझनी चाहिए कि हमारा हम जो स्टडी करें उसका पर्पस होना चाहिए और उसको टेस्ट भी किया जाता. अब एक चीज उसको टेस्ट ही नहीं किया जा सकता, उसको पर्पस ही कोई ना हो, तो ये फिर उस रिसर्च का फायदा नहीं है, फिर आपका टाइमिंग का है. हाइपोथेसिस डेवलपमेंट. डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस is a logical relationship between two more variables expressed in the form of testable statement is called hypothesis. अब फॉर्मेट क्या होता है? Can be used to test whether there are difference between two groups. It takes two forms. Implies who are more healthy
will take sick leave for less frequently. ये example है. If employees are more healthy, then they will take sick leave less frequently. Directional hypotheses. Directional hypotheses are represent the direction of the relationship between the variable positive and or negative. The greater the stress experienced in the job, the lower the job satisfaction of employee or women are motivated than men are. अब ये एक एग्जाम्पल है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. नॉन जिसमें डायरेक्शन ना हो, हमारी डायरेक्शन को इंडिकेशन ना दे वो हमारी नॉन डायरेक्शन हाइपोथेसिस है. अब ये इसकी फिर एग्जाम्पल है. देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड जॉब satisfaction, or there is difference between the work ethics value of American and Arabian employees. इसके बाद हमारे null और alternate hypothesis है. Null hypothesis is a proposition that state are definitive exact relationship between two variables. It states that the population correlation between two variables is equal to 0 or some definite number. In general, the null statement is expressed as no significant difference between two groups. अल्टरनेट कहते हैं नल के बाद हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है. हाइपोथेसिस हमने को सिंपली में कौन से हाइपोथेसिस मफरूजा है. हम जो चेक के जो हमारा जो मफरूजा है हम चेक करते हैं ये ठीक है या नहीं है. The alternate hypothesis is the opposite of null hypothesis. Is a statement expressing a relationship between two variables or indicating difference between groups. Example of directional relationship. The null hypothesis. In past example, we will state that women are more motivated than men. अब ये एक एग्जाम्पल दी गई है. अल्टरनेट एग्जाम्पल है, इसको हम आगे जाकर मजीद अंडरस्टैंड करेंगे. अभी आपने सिर्फ इन चीज़ों को समझना है. अल्टरनेट हाइपोथेसिस ऑफ द एग्जाम्पल स्टैटिकली सेट एज. हम इसको ग्राफिकली स्टैटिस्टिकली कैसे वो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम आगे जाकर इसको मजीद डिटेल से डिस्कस करेंगे. अब फॉर द एग्जाम्पल द ग्रेटर द स्ट्रेस एक्सपीरियंस इन द जॉब, the lower the job satisfaction of employee. The null hypothesis would be there is no relationship between stress experience on the job and the job satisfaction of employee. This would be statistically expressed as not where P represents the correlation between stress and job satisfaction. The alternate hypothesis for the above null can be tested as the correlation is negative. अब ये एक एग्जाम्पल है, इसके थ्रू आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा. सर्विस क्वालिटी है, कस्टमर स्विचिंग है, स्विचिंग कॉस्ट है हमारी. अब इसमें सर्विस क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर स्विचिंग है. अब इससे हमने नल हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं. आफ्टर फॉर्मुलेटिंग द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, द अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट test can be applied which would indicate whether or not support between these hypotheses. Statistical analysis के थ्रू इसको identify करेंगे. A production manager is concerned about the low output level of his employee. The article that he read of job performance mentioned 4 variables as important: job performance, skill required for jobs, reward, motivation, and satisfaction. In several articles, it was also indicated that only if the rewards were did motivation, satisfaction, and job performance increase, not otherwise. Given the above situation, हमने प्रॉब्लम डिफाइन करनी है, थ्योरेटिकल फ्रेम बनाना है और हाइपोथेसिस बनाना है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या हो सकती है? हाउ कैन द जॉब परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय कैन बी इंक्रीज थ्रू इनरिच जॉब्स एंड रिवार्ड्स. अब इससे हमारे हाइपोथेसिस क्या बनेंगे? इफ द जॉब इज
is enriched and utilize all the skill possessed by the employee, then employee satisfaction will be high. If the job is enriched and utilize all these skill possessed by the employee, then employee motivation will be high. अब यहाँ पर satisfaction था, यहाँ पर motivation है. There will be positive correlation between satisfaction and motivation. अब इसी तरह हमने 6 बनाने थे hypothesis. Greater reward will influence motivation and satisfaction only for those employees who find reward attractive, not for others. Satisfaction and motivation will positively influence the performance. The more it enrich the job and the greater the skill utilized by the job, the higher the level of employee performance. अब ये जो चीजें हमने hypothesis बनाई, इससे रिलेटेड हमारा theoretical phenomenon literature view क्या है? Despite the dramatic increase the number of managerial women during the current decade, the number of women in top management position continue to be very small. Suggestion a class, ये रेफरेंस हमने दिया गया है कि ये चीज़ है. फिर इसी को हमने इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करते रहना है. अब लिटरेचर से रिलेटेड हमने इसको बताना है. Read the paragraph about the literature survey and theoretical framework for the example, page number 9 from the book. ये फिर hypothesis है. अब इसी से रिलेटेड हमें एक एग्जाम्पल दी गई है, हमने इसको बनाना है. अब देखें इन सारी एग्जाम्पल्स को थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर जितनी भी एग्जाम्पल है, अब इनको बार बार समझने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाएंगे. अगर जस्ट आप बोर होने लग जाएंगे या इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो ये स्किल आपको जब आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने लगेंगे, क्योंकि मैंने आपको जो असाइनमेंट्स वगैरह दिए हैं वो आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड दे रहा हूँ, तब आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में आपके लिए मसला होगा. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं. आप इस चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और कोशिश करें इन चीज़ों को समझने की. ये एग्जाम्पल दी है, इसको अच्छी तरीके से आप समझें ताकि चीज़ें आप अंडरस्टैंड करें. उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे और इन चीज़ों को इसको अच्छी तरीके से कंसल्टेशन के साथ इन चीज़ों को एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करेंगे. और जब हमारा डिस्कशन सेशन होगा तो हम डिस्कशन सेशन में इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे. अगर कहीं भी कोई लैकनेस रह गई है तो हम इन चीज़ों को मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे ताकि ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो. तो उम्मीद है आप मेरी बात पर अमल करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह.